नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए अभ्यास सीरीज के MCQ प्रश्न आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नज़दीक है, अगले ही महीने है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज़ हो सके, इसी के लिए हम लोग ये अभ्यास सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अभ्यास सीरीज़ के अंदर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी MCQ प्रश्न दैनिक चर्चा के विषयों से बन सकते हैं, वो सब आप लोगों के लिए प्रश्नों के माध्यम से लाए जाते हैं। प्रश्न ऐसे जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हाल ही में अगर हम देखें तो उन्हीं प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, वही सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबार हैं, वहाँ से जो खबरें आती हैं, उन खबरों में से जो एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ होती है, उस न्यूज़ में से प्रीलिम्स के लिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्रेम करते हैं। चलिए हमारे पहले MCQ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमसे यहाँ पर विश्व बैंक के संबंध में प्रश्न पूछा है। पहला कथन क्या बोलता है? विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय देशों के लिए सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कई बार सही नहीं है पूछ लेते हैं, लेकिन हम लोग सही है वाले ये जो फ्रेम है इसमें चलते रहते हैं, तो हमसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि हमसे क्या पूछा है, कि यहाँ पर तो सही है पूछा है, तो पहला जो कथन है वो भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प C। चलिए हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दोनों कथन सही है और विश्व बैंक के बारे में और बातें जानते हैं। तो विश्व बैंक समूह में स्वामित्व वाले 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, यानी जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, ये 5 संस्थानों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें 2 हैं, पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। तो इन दोनों का जो सामूहिक नाम है वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो जो निम्न आय वाले देश हैं जैसे कि अफ्रीका, ठीक है, उसके अलावा और दूसरे देश है जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, सूडान हो गया, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी या वॉर चल रहा है, और जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो खुद सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे अनुदान जो देते हैं वो विश्व बैंक देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें मध्यम आय वाले देश, तो भारत भी हमारा मध्यम आय देशों में आता है। चीन अभी बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन ये अभी भी मध्यम आय देशों में आता है। इस प्रकार से पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो देश है, यहाँ पे कुछ भी पूंजी परियोजनाएं होती हैं जो इनको आगे बढ़ने में मदद करती हैं, तो उनमें ऋण प्रदान करने का कार्य विश्व बैंक करता है। जैसे भारत में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो वहाँ पे ऋण जो प्रदान करते हैं कुछ योजनाओं में, तो वो उसमें विश्व बैंक का भी एक रोल, एक भाग होता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो ये विश्व बैंक के साथ ही स्थापित हुआ था, लेकिन ये विश्व बैंक से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसकी भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही स्थापना हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तब काम करता है जब किसी देश के अंदर आर्थिक संकट आ जाता है। तो उस आर्थिक संकट से उबरने के लिए IMF इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुदान देता है। जैसा कि 1991 में भारत में जब
आर्थिक संकट आया था तो उससे उबरने में मदद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की थी, ना कि वर्ल्ड बैंक ने की थी। अभी श्रीलंका के अंदर भी जो आर्थिक संकट चल रहा है उससे उबरने के लिए जो भी अनुदान आने वाले हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही आएंगे। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित तो साथ में हुए थे, लेकिन दोनों में भिन्न भिन्नताएं हैं। हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हैं, मध्य प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और गुजरात। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है। गुजरात में अहमदाबाद में स्पेस डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। अभी अंतरिक्ष जो प्रोग्राम्स हैं जितने भी, वो अभी तक इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है वो कंडक्ट करवाता था, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन जो है वो आया है, निजीकरण आया है अंतरिक्ष सेक्टर में। तो अब क्या है कि भारत सरकार चाहती है कि इसरो जो है वो सिर्फ अनुसंधान पर काम करे और बाकी की जितने भी है, जैसे रॉकेट लॉन्च करना या फिर ऐसे काम जो कोई प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, उनमें इसरो अपना जो है ऊर्जा समाप्त नहीं करे। तो उसके लिए सरकार ने कुछ नई एजेंसीज लाकर खड़ी करी है, जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSDL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है NSIL, उसे स्थापित किया गया है। वो भी एक भारत सरकार की कॉमर्शियल आर्म है, ठीक है। तो उसका काम ये है कि इसरो से जो है वो भार कम हो और ऐसे कोई काम है तो वो जैसे रॉकेट लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, तो वो सारे काम अब प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण में दे दिए गए हैं। तो उसी दिशा में एक और ये कदम है कि स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फर्मों के योगदान को बढ़ाना, है ना। तो निजीकरण जो किया गया है, इसीलिए किया गया है कि निजी क्षेत्र की जो अंतर्राष्ट्रीय फर्म है, जैसे NSIL है, इनस्पेस है, तो इनका जो योगदान है वो बढ़े और इसरो का काम जो है वो बड़े बड़े मिशनों की तरफ जाए, जैसे अभी गगनयान है ना, चंद्रयान है। तो ये जो बड़े बड़े मिशन हैं, इन पे इसरो फोकस कर सके। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की, तो ये इन स्पेस जो है, ये इसकी जो पहल है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। इस लैब में क्या है, कंप्यूटिंग संसाधन है, 16 वर्क स्टेशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है, उसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है और ये इन स्पेस की पहल है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंतरिक्ष जो हमारा सेक्टर है, जिसके अंदर अभी जो ये जितने भी काम चल रहे हैं, तो उन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में अभी बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि विज्ञान केंद्र KVK के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2-3 साल से क्या है ना, प्रीलिम्स के अंदर कृषि से संबंधित प्रश्न को का भी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी की प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 प्रश्न एग्रीकल्चर कृषि से भी संबंधित यहाँ पर लाए गए हैं। पहला कथन क्या कहता है, कृषि विज्ञान केंद्र भारत की एक कृषि विस्तार केंद्र है। एक KVK का गठन केवल एक सरकारी संस्थान के तहत किया जा सकता है। वर्तमान में लगभग 1000 से अधिक KVK पूरे भारत में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया था कि कथन सही नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे कथन गलत है ये पूछा गया है। हमारा पहला कथन सही है,
दूसरा और तीसरा कथन गलत है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से 2 कथन गलत हैं, 2 और 3 और गलत पूछे हैं, इसलिए हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी। कृषि विज्ञान केंद्र भारत में एक कृषि विस्तार केंद्र है, कथन बिल्कुल सही है। केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और ये व्यवहारिक स्थानीय सेटिंग में कृषि अनुसंधान को लागू करने के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार कथन एक सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है ना कि अलग अलग जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अलग अलग व्यवहारिक और स्थानीय सेटिंग्स होती हैं, तो उसमें कृषि अनुसंधान काम कर सके और अच्छे से काम कर सके, इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान और किसानों के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं ये कृषि विज्ञान केंद्र। और ये कृषि विस्तार के केंद्र है, यानी कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, अनुसंधान है और कृषि का जो है विस्तार हो पाए उसके लिए ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय, राज्य विभाग, ICAR संस्थान, अन्य शैक्षणिक संस्थान या गैर सरकारी संस्थान सहित विभिन्न मेजबान संस्थानों के तहत एक KVK का गठन किया जा सकता है। पहले कथन में क्या बोला था, दूसरे कथन में बोला था कि सिर्फ सरकार कर सकती है, लेकिन ये संस्थाएं भी कर सकती हैं। इस प्रकार से कथन 2 गलत हो गया। वर्तमान में लगभग 775 किसान विकास केंद्र पूरे भारत में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कथन 3 भी हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमने कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में जाना। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों और कठिन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना है जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे एक मिशन के बारे में पूछा गया है, कृषि यांत्रिकी उपमिशन। यहाँ पे भी ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन गलत है। हमारा पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, इसलिए सही विकल्प हुआ केवल एक। अब सही नहीं है पूछा है तो गलत वाले कथन पे हमें विकल्प देखना है, तो विकल्प 1 हमारा सही है। चलिए कृषि यांत्रिकी उपमिशन के बारे में व्याख्या में और जानते हैं। तो जो कृषि यांत्रिकी मिशन है इसका क्या उद्देश्य है, छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में और कठिन क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण को पहुंचाना जहां पर कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है। तो इसे कौन सी मंत्रालय ने लॉन्च किया था, कृषि और किसान विकास मंत्रालय ने 2014-15 में, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। छोटे और सीमांत किसान जो होते हैं उनके पास पूंजी की जो उपलब्धता होती है वो कम होती है और इसीलिए वो कृषि मशीनीकरण, कृषि मशीनें नहीं खरीद पाते हैं। और जो कठिन क्षेत्र हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है वहाँ भी मशीनें नहीं पहुँच पाती हैं, तो ऐसी जगहों पर मशीनों की पहुँच बढ़े, इस उद्देश्य से ये मिशन स्टार्ट हुआ था। और कृषि शक्ति की उपलब्धता भी कम होती है, जैसे लेबर कम होता है कई जगहों पर, तो उतना आउटपुट नहीं निकल कर आ पाता है जितना कि आना चाहिए। तो उन्हीं सब मुद्दों को एड्रेस करने के लिए ये उपमिशन स्टार्ट हुआ था। देश में कृषि यांत्रिकीकरण को मजबूत करने और अधिक समावेशिता लाने के लिए कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कस्टम हायरिंग सेंटर्स और हाई वैल्यू हाईटेक हब को बढ़ावा देना है। छोटी और खंडित जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित करने के लिए मशीनें, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। जो मैंने पहले बोला था कि जो खंडित और छोटी जोत होती है और व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, तो वहाँ पे जो है प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, बहुत कम आउटपुट आता है, तो उसी को बढ़ाने के लिए और
ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी क्षमता निर्माण गतिविधियों की जागरूकता पैदा करने के लिए ये उद्देश्य इस योजना का है। पूरे देश में स्थित नामित और परीक्षण केंद्रों पर कृषि मशीनों के प्रदर्शन, परीक्षण और प्रमाणन को सुनिश्चित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। तो सिर्फ प्रदान करना ही नहीं है, मशीनीकरण प्रदान करना ही नहीं है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रदर्शन है, परीक्षण है और प्रमाणन है, उनको सुनिश्चित करना भी इस मिशन के उद्देश्यों में शामिल है। तो इस प्रकार से हमने कृषि यांत्रिकरण पर उपमिशन के बारे में जाना। हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत में बिजली की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो बिजली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस मांग से कटौतियां भी कई बार करनी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आजकल सारा काम कंप्यूटर, मोबाइल से बहुत 90% काम होता है। और कृषि जो है वहाँ पर भी सिंचाई वगैरह का काम, इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में हर जगह बिजली की बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। जब बिजली का उत्पादन उतना ही होता है लेकिन उसकी मांग बढ़ जाती है, दो कटौतियाँ होती है और उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ऐसा इस प्रश्न में पूछा गया है। तो कोयला और पनबिजली क्षमता को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देना, मांग पक्ष प्रबंधनों को उपायों को लागू करना। हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन से कथन सही है, क्या सरकार इन तीनों कामों को कर रही है? अगर कर रही है तो तीनों कथन हमारे सही होंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कदम है जो सरकार उठा रही है। हालांकि देखा जाए तो कोयला जो है उसकी क्षमता को बढ़ाना पर्यावरण के खिलाफ है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। लेकिन हाल फिलहाल में हमारी जो अपरंपरागत स्रोतों से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बिजली को जो कोयले से उत्पादन किया जा रहा है उसको रोके ना, ठीक है। इसलिए इसको भी यहाँ पर अभी तो बढ़ाया जा रहा है ताकि बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके। सबसे पहले सरकार देश की कोयला और पनबिजली क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जो रात के समय और सौर क्षमता उपलब्ध नहीं होने पर मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। सौर क्षमता, सौर बिजली जो है वो यूज़ तो की जाती है, लेकिन रात के समय जब सूर्य नहीं होता है तब इसकी जो है यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो उस समय पे कोयला और पनबिजली को यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार कोयला और पनबिजली क्षमता को बढ़ा रही है। सरकार बैकअप पावर प्रदान करने के लिए बैटरी भंडारण और प्राकृतिक गैस संचालित संयंत्रों जैसे अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रही है। इस प्रकार से कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, सरकार समग्र बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी लाइटिंग और कुशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अपनाने सहित ऊर्जा दक्षता उपायों को भी बढ़ावा दे रही है ताकि ऊर्जा की खपत कम हो। एलईडी जो होती है लाइट, ये इसकी जो बिजली खपत है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कम बिजली यूज़ हो। कुशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्योंकि एसी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं। अगर वो एक अच्छा एसी हो, जैसे 5 स्टार एसी है, तो वो कम ऊर्जा खपत करेगा और ऊर्जा की उत्पादन का जो काम है वो भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के उपायों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि उत्पादन में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। तीसरा, सरकार उपभोक्ताओं को पीक डिमांड घंटों के दौरान बिजली के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की मांग पक्ष प्रबंधन उपायों का लागू कर रही है, जैसा कि समय समय पर टैरिफ और पीक लोड प्रबंधन। अतः कथन 3 भी सही है। पीक जो डिमांड घंटे होते हैं, जैसे रात को 8 से 10 या 12 तक, तब सब लोग घर पर होते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो उस समय पर क्या है, पीक आवर्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग होता है। तो उस समय पे सबसे ज़्यादा लोड होता है। तो इसी लोड को कम करने के लिए
मांग प्रबंधन पक्ष प्रबंधन उपायों को लागू किया जा रहा है, जैसे कि समय समय पर टैरिफ और पीक लोड प्रबंधन, ताकि ऊर्जा की जो खपत है वो भी एक तरीके से मैनेज की जा सके। इस प्रकार से अभ्यास सीरीज के 5 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सारे लोगों के साथ, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल IAS एकेडमी की अभ्यास सीरीज़ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।